जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। राष्ट्र सर्वोपरि की इसी भावना के साथ आज जनमत में जिस पहली खबर का जिक्र हम करने वाले हैं वो हरियाणा से है। और हरियाणा में इन दिनों जिस तरीके से पुलिस और सिस्टम के बीच में जो परिस्थिति बनी हुई है, एक सुसाइड ने जो परिस्थिति पैदा की है, आज उसने एक नया मोड़ लिया। हरियाणा पुलिस में पिछले एक हफ्ते के भीतर 2 उच्च प्रोफाइल आत्महत्याओं ने पूरे महकमे को झकझोर दिया है। पहले 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को अपनी ही साउंड प्रूफ बेसमेंट में अपनी ही सर्विस गन से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। और अब रोहतक के एएसआई संदीप कुमार ने भी आत्महत्या की है। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया और इस घटना पर यह वीडियो ही सवाल खड़ा कर रहा है। इन दोनों मौतों ने सिस्टम के भीतर के जातिगत उत्पीड़न बनाम भ्रष्टाचार की सच्चाई को 2 ध्रुवों पर लाकर खड़ा कर दिया है। पूरन कुमार के 8 पन्नों की सुसाइड नोट में 13 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम हैं, जिनमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद और पूर्व डीजीपी मनोज यादव जैसे शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने लिखा कि उन्हें लगातार जातिगत उत्पीड़न, अपमानजनक भाषा और झूठे मामलों का शिकार बनाया गया। उन्होंने आगे कहा कि मैं अब और नहीं सह सकता। जिन्होंने मुझे इस परिस्थिति तक पहुंचाया है, इस स्थिति तक पहुंचाया है, वही मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पूरन कुमार ने इन सभी अधिकारियों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को पद से हटा दिया। फिलहाल जांच के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित की गई है। पूरन कुमार ने आत्महत्या से एक दिन पहले अपनी वसीयत तैयार की थी, जिसमें उन्होंने सारी संपत्ति पत्नी के नाम की। उनकी पत्नी उस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर थी। उन्होंने पति को कई बार फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब बेटी अमूल्या घर पहुंची तो पिता का शव बेसमेंट में मिला। पूरन कुमार की मौत के बाद रोहतक में एएसआई संदीप कुमार की आत्महत्या ने कहानी को पूरी तरह से 360 डिग्री मोड़ दिया है। संदीप ने अपनी सुसाइड नोट में और वीडियो में यह दावा किया कि पूरन कुमार ईमानदार नहीं बल्कि भ्रष्ट और जातिवादी अधिकारी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरन कुमार ने एक मर्डर केस में 50 करोड़ रुपए की डील की थी और राजनीतिक संरक्षण लेकर भ्रष्टाचार फैलाया। संदीप ने लिखा कि पूरन ने रोहतक रेंज में अपनी जाति के पुलिसकर्मियों को बढ़ावा दिया, ईमानदार अफसरों को साइडलाइन किया और महिला पुलिसकर्मियों से लेकर व्यापारियों तक को ट्रांसफर के नाम पर परेशान किया। उन्होंने यह भी कहा कि पूरन अपनी राजनीतिक और अफसरशाही पहुंच का दुरुपयोग करते थे। उनकी पत्नी आईएएस, साला एमएलए और परिवार एससी आयोग में है, इसलिए कोई भी उन्हें छू नहीं सकता था। वीडियो में संदीप ने राज्य के डीजीपी को ईमानदार और निडर अधिकारी बताया और कहा कि पूरन जैसे अफसरों ने पूरे सिस्टम को बदनाम किया है। इस दौरे घटनाक्रम ने हरियाणा पुलिस और नौकरशाही में भूचाल ला दिया है। एक ओर तो पूरन कुमार का सुसाइड नोट उच्च अधिकारियों के जातिगत उत्पीड़न की ओर इशारा करता है, तो वहीं दूसरी ओर एएसआई संदीप का वीडियो उसी अफसर पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाता है। दोनों सुसाइड नोट और वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। फिलहाल डीजीपी छुट्टी पर है और रोहतक एसपी को हटा दिया गया है। पूरन कुमार की मौत ने प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त जातिगत भेदभाव की बहस को हवा दी थी, लेकिन संदीप कुमार की मौत ने
इसे भ्रष्टाचार बनाम जातिवाद की दिशा में मोड़ दिया है। इन दो आत्महत्याओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हरियाणा पुलिस का सिस्टम भीतर से सड़ चुका है या फिर ये सत्ता संघर्ष की ओर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में एक और परत खुलती हुई नजर आ रही है। तो हरियाणा के रोहतक में साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप कुमार ने सोमवार को खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। पूरी घटना हमने आपके सामने रखी। घटना स्थल से पुलिस को 3 पन्नों का सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज मिला। सुसाइड नोट में एएसआई ने हाल ही में आत्महत्या करने वाले आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। सुसाइड नोट में एएसआई ने लिखा कि वो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ शहादत दे रहा है। उसने दावा किया कि आईपीएस पूरन कुमार भ्रष्टाचार में लिप्त थे और जातिवाद का सहारा लेकर पुलिस व्यवस्था को हाईजैक कर रहे थे। एएसआई ने यह भी आरोप लगाया कि पूरन कुमार ने भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को प्रमोट किया, ईमानदार अफसरों का तबादला किया और कार्यालय में रिश्वतखोरी का माहौल भी बनाया। संदीप कुमार ने अपने नोट में खुद को देशभक्त परिवार का हिस्सा बताते हुए कहा कि उनके दादा और छोटे दादा सेना में रहे और देश के लिए लड़े। उन्होंने लिखा कि मैं भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हूं, मैं सच्चाई और ईमानदारी के लिए ये बलिदान दे रहा। सुसाइड नोट में यह भी कहा गया कि आईजी पूरन कुमार ने अपने गनमैन सुशील कुमार के जरिए पैसे वसूले और महिला कर्मियों के यौन उत्पीड़न तक के आरोप लगाए। एएसआई ने यह भी लिखा कि पूरन कुमार ने व्यापारी से रिश्वत ली, जिसके खिलाफ केस दर्ज हुआ और गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने सुसाइड नोट और वीडियो को कब्जे में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 7 अक्टूबर को जब आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास में खुद को गोली मारकर अपनी ही सर्विस गन से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, तो उस वक्त उन्होंने अपने सुसाइड नोट में अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। लेकिन अब एएसआई संदीप की मौत के बाद हरियाणा पुलिस में भ्रष्टाचार और जातिवाद को लेकर कई नए और बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जागया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्हें बेरा था इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिम्नी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कंफर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्धमर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है, वो
उसने पहले गुंडे जान तो मारने की धमकी दे रही है, उससे न बुला कर थाम और टॉर्चर करने लग रहे हो भाई कि हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है या जहाँ तो मिल रही है, होगी बदरी इसी गाड़ी आई है, होगा इसका साड़ा भाई मिल रहे भाई, हो गए भाई आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य है क्या ये अड़े? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया। एक चीज और मैं बता देता हूं, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे कन्वेन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था, और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी में लेकर उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते हो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं, हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का घड़ा भरली आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा, अब परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ, अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा मुंगी, तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सबने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति का नाम पे नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूं, जो पैसे टीएचसी वहां से सोनारिया टीएचसी ने इसको ले दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट रह गया, कहीं पीछे बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूं इस चीज पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में, और हमारी देश की जनता आहुति पे जग गए भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी वधे खातर लड़े हैं भाई, छोट पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ परिवार के लिए फकर, मैं अपने को फकर महसूस करता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूं। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो मेरे सिर पे कर्जा से, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज करने लग रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ, एक जमींदार का बेटा हूँ। लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूं। मैं भाई मैं भगत सिंह का फैन हूं और भगत सिंह पर गाइस हूं। मैं डरूंगा ना किसी बात पे, मैं मेरे हर एक चीज सामना करूंगा। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। अब इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आहुति में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, और ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चला जा रहा, हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो है? ये देश वो भगत सिंह पर कुर्बान होकर चले गए नू, ये सब बात खातर के थम यार नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़ गए हैं? किन आदमी खातर लड़ गए? पूर्ण कुमार वर्ग आदमी खातर, इसी घराली खातर जो भ्रष्टाचारी है, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का ऑपरेशन और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो, देखो उस परिवार को, एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस करे है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा भाई। इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों। तो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ एक युद्ध, और कहा भी जाता है कि सिस्टम अगर भ्रष्ट है तो फिर हम जिस तंत्र को लेकर आगे बढ़कर शुचिता की बात करते हैं, तो वो शुचिता सामने नहीं आ सकती जब तक कि इस तंत्र की गंदगी को खत्म ना किया जाए। अब तस्वीरें दो हैं, जांच शुरू हो चुकी है। जांच में कौन सच्चा कौन झूठा, इसकी परत तो खुलेगी ही, लेकिन इतना जरूर है कि भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ ये जो युद्ध है
वो अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना में भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र ही सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक गलियारों की तरफ भी आपको लिए चलते हैं। राजनीति इन दिनों बिहार में चरम पर है, क्योंकि बिहार चुनावी राज्य है। चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। एनडीए ने सीट शेयरिंग की तस्वीर क्लियर कर दी है। महागठबंधन से सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक तस्वीर सामने आई नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही उसका खुलासा भी होगा। लेकिन इन सब के बीच आज की बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर उस वक्त सामने आई जब लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर राजनीति की दुनिया में कदम रखती हुई नजर आई। अपनी मधुर आवाज और भक्ति गीतों से करोड़ों श्रोताओं का दिल जीत चुकी मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। पटना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में मैथिली ठाकुर ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उनकी भाजपा में आने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि गायिका ने फिलहाल चुनाव लड़ने से इनकार किया है। मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले में हुआ। उनके पिता रमेश ठाकुर और माता भारती ठाकुर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। मैथिली ने महज 4 साल की उम्र से अपने दादा से संगीत की शिक्षा शुरू की थी। 10 साल की उम्र तक वो जागरण और स्थानीय समारोह में अपनी प्रस्तुति देने लग गई थी। उनकी पहचान पहली बार 2011 में जी टीवी शो लिटिल चैंप्स जो कार्यक्रम आया करता था, उस कार्यक्रम के दौरान बनी। 2017 में उन्होंने राइजिंग स्टार सीजन 1 में ओम नमः शिवाय गाकर देश भर में अपनी पहचान हासिल की। इसके बाद होली रे रसिया, हरि नाम नहीं तो जीना क्या और महिषासुरमर्दिनी श्रोतम जैसे गीतों से बेहद लोकप्रियता हासिल की। आज मैथिली ठाकुर अपने भाइयों ऋषभ और आयाची ठाकुर के साथ मिलकर भक्ति संगीत और बिहार की लोक संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचा रही है और अब राजनीति में भी परचम लहराने को तैयार है। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरा प्राण बसता है मिथिलांचल में। मैथिली ठाकुर युवा हैं और मैथिली ठाकुर एक प्रतिभा, जिनके अंदर प्रतिभा आपने देखा, कभी आपने जो 2 लाइन गाना भी सुना छठ मैया का, तो मुझे लगता है कि ये बिहार की बेटी, मिथिला की बेटी जो पूरी दुनिया में बिहार और मिथिला का नाम रोशन कर रही है, तो हम बिहार के लोग भी इनको जितना प्रोत्साहित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इन सब के बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया भी जारी है और इसी बीच एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की ओर से जारी इस सूची में 6 प्रत्याशियों के नाम शामिल है, यानी 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ने वाली है हम पार्टी और 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी गई है। इनमें से 4 मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका मिला है, जो पिछली बार भी अपनी सीटों से चुनाव जीत चुके हैं। भाजपा ने मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी। इसके बाद मांझी की पार्टी हमने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये सभी सीटें एनडीए के अंदर हुए सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत हम के हिस्से में आई 6 सीटों में से है। गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए ने बिहार चुनाव में भाजपा और जेडीयू को 101 सीटें, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को यानी आरएलएम को 6 सीटें देने की घोषणा की थी और इसी के तहत आज हमने अपनी 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। मांझी की पार्टी ने यह भी संकेत दिया है कि कुछ अन्य सीटों पर एनडीए की आपसी सहमति से समायोजन की संभावना अब भी बनी हुई है। 6 सीटों पर मांझी की हमने उम्मीदवार उतारे हैं। इमामगंज विधानसभा सीट से दीपा कुमारी, टिकरी विधानसभा सीट से अनिल कुमार, बाराचट्टी विधानसभा सीट से ज्योति देवी, अतरी विधानसभा सीट से रोमित कुमार, तो सिकंदरा विधानसभा सीट से प्रफुल्ल कुमार मांझी और कुटुंबा विधानसभा सीट से लल्लन राम को टिकट दिया गया है। यानी सीट शेयरिंग
सीट बंटवारे के फॉर्मूले के साथ ही अब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी होने लगी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की तो दूसरी तरफ हम यानी कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनडीए की घटक दल उन्होंने भी अपने नामों की लिस्ट को जारी करने की श्रृंखला शुरू कर दी है। इसी कड़ी में हमने अपने 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करके चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने भी अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें कुल 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस सूची में कई दिग्गज नेताओं को जगह दी गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी ने जातीय समीकरण और जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार की है। और इसी पर हमारे संवाददाता मीनाक्षी श्रेयन ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से खास बातचीत की है। खत्म हो गया है और लिस्ट आ गई है बीजेपी की तरफ से। 71 उम्मीदवारों के नामों का जो है खुलासा हो गया। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। सर, कैसे देखते हैं इस लिस्ट को, क्या इसमें खास है? और सम्राट चौधरी जी को भी आपने टिकट। देखिए, ये पहली लिस्ट है जिसमें हमारे अनेक अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं और युवा नेताओं दोनों को इस समुचित स्थान दिया गया है। तो युवाओं के जोश और वरिष्ठों के अनुभव दोनों का सामंजस्य इस लिस्ट में देखने को मिलता है। एनडीए गठबंधन की अगर बात करें, सुनने में आ रहा है कुछ खटपट चल रही है। एनडीए गठबंधन में किसी भी प्रकार का कोई विषय ऐसा नहीं है। सभी दल सामंजस्य के साथ, एकजुटता के साथ केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पूरी निष्ठा के साथ लगे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता निर्णायक और प्रभावी जनादेश देगी। तेजस्वी यादव दावा करते हुए नजर आए हैं कि बिहार उनके हाथ में जाएगा, इस बार वही बिहार जीतेंगे, लेकिन महागठबंधन से अभी तक सीट शेयरिंग का भी ऐलान नहीं हुआ है। अभी वो अपने हाथ में अपने महागठबंधन से, इस इंडी गठबंधन से मुख्यमंत्री की दावेदारी, वैसे तो वो होने की संभावना नहीं है, जो भी उनके ख्वाबों ख्यालों की नेतृत्व है उसकी दावेदारी को हासिल नहीं कर पाए हैं। बाकी क्या हासिल कर पाएंगे ये देखने की बात है। महागठबंधन में दलों में ही आपस में समस्या नहीं है, पार्टियों के अंदर ही समस्या नहीं है। राजद के तो प्रथम परिवार के अंदर भी बड़ी समस्याएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयन, सुदर्शन न्यूज, पटना। तो जैसे जैसे बिहार में चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बिहार की तस्वीर बहुत दिलचस्प होती जा रही है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी जी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने हमारी संवाददाता मीनाक्षी से बात करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि महागठबंधन अभी भी कंफ्यूज है और इसीलिए ये जो भ्रम की स्थिति है वो उन्हें हाशिए पर खड़ा करती है। इधर बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल से भी विशेष बातचीत की गई है। दानिश इकबाल ने बताया कि पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन करते समय क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन और अनुभव को विशेष प्राथमिकता दी है। उनका कहना है कि सूची में शामिल नामों से बीजेपी की चुनावी मजबूती और रणनीति दोनों ही स्पष्ट होती है। वो लिस्ट आ गई है, इंतजार खत्म हो गया। बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कई अहम नाम है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार से मीडिया प्रभारी हैं दानिश जी। दानिश जी, जो लिस्ट आई है, बड़े बड़े नाम है लिस्ट में। ये सभी नाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैं। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ वर्षों से जुड़े हुए थे, लगातार दायित्व में थे और पार्टी के लिए काम कर रहे थे। ऐसे ही कार्यकर्ताओं को पार्टी ने विधानसभा में अपना उम्मीदवार बनाया है और ये सभी सशक्त लोग हैं, सभी अपने विधानसभा में मजबूत लोग हैं, सबका अपना एक अनुभव है और निश्चित तौर पर ये सभी सीटें हम इनके माध्यम से जीतने वाले हैं। और अगर हम बात करें महागठबंधन की, वहां से तो सीट शेयरिंग की भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं, वहां तो अभी चर्चा ही शुरू नहीं हुई है। वहां लगातार कॉन्फ्लिक्ट है और जिस गठबंधन में ना कोई नियत हो, ना कोई नीति हो, ना कोई नेतृत्व हो, उसके हालात ऐसे ही होते हैं। और जहां सिर्फ और सिर्फ जो है अपने राजनीतिक वजूद और अपने परिवार के लिए राजनीति होती है, उन गठबंधन का हालात ऐसा ही होता है। हम बिहार के विजन को लेकर चल रहे हैं, एनडीए बिहार के विजन को लेकर के आगे बढ़ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि वही जीतेंगे बिहार। नहीं, बिहार की जनता तय करेगी फिर से एक बार एनडीए सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में बिहार से मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयन, सुदर्शन न्यूज, पटना।
वहीं बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख से भी बात की है संवाददाता सौरभ तिवारी ने। उनका कहना है कि एनडीए एकजुट है और एकजुटता ही एनडीए को जीत दिलाएगी। की सूची जारी कर दी है। हम बात करते हैं राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख साहब से। मयूख साहब, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? हम बिहार विकास की दिशा में अग्रसर है। 71 सीटों की सूची जारी की गई है। हम पूरी तरह से 243 सीटों पर राष्ट्रीय एनडीए लड़ेगा और जीतेगा। महागठबंधन सीट फंसा हुआ है, उल्टा पुल्टा महागठबंधन है, लठबंधन हो रहा है। तो ये तो हमारे साथ संजय मयूख साहब, जिन्होंने 71 सीटों जो जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी को, उसको लेकर सुदर्शन न्यूज से बातचीत की। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, पटना। तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और लिस्ट जारी हुई है। पहली 71 नाम इसमें शामिल किए गए हैं और बीजेपी ये कह रही है कि एक बार फिर से ये कहना होगा कि नरेंद्र और नीतीश 25 से 30, नरेंद्र और नीतीश, इसी नारे के साथ बीजेपी यानी बीजेपी नीत एनडीए आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी खबर ले लेते हैं, जहां पर लगातार गौ माता के कटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कानून और व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के शहजादपुर, मुरादनगर, गाजियाबाद में पहली बार गोकशी का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस गांव में पहले कभी गोकशी नहीं हुई थी, लेकिन हाल की घटनाओं से लगता है कि कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। और आइए अब बात कर लेते हैं देश की ताकत की। तो देश अब पूरी तरह तैयार है संयुक्त राष्ट्र ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी करने के लिए। यह उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन राजधानी नई दिल्ली में 14 से 16 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में 32 देशों की सैन्य नेतृत्व भाग लेगी, जो संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अहम भूमिका निभाते हैं। वास्तव में ये सम्मेलन भारत के लिए केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति के क्षेत्र में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका का सशक्त प्रदर्शन है। कुल 32 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। इनमें 15 देशों के सेना प्रमुख हैं, 10 देशों के उप प्रमुख हैं, 7 देशों के अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हैं। दरअसल ये कॉन्क्लेव सैन्य सहयोग और संयुक्त राष्ट्र मिशन की सामूहिक दक्षता को और सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस सम्मेलन में भूटान, बुरुंडी, इथियोपिया, फिजी, फ्रांस, घाना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पोलैंड, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, उरुग्वे और वियतनाम जैसे देश प्रमुख रूप से शामिल होंगे। वहीं अल्जीरिया, आर्मेनिया, बांग्लादेश, ब्राजील, कंबोडिया, इटली, नेपाल, केन्या, रवांडा, सेनेगल, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, मलेशिया, मोरक्को, नाइजीरिया, थाईलैंड और मेडागास्कर से वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी इस वैश्विक आयोजन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। ये 3 दिवसीय कॉन्क्लेव कई विषयों पर केंद्रित रहेगा। ये महत्वपूर्ण विषय होंगे जिसमें संचालनिक चुनौतियां, बदलते वैश्विक खतरे, सैन्य सहयोग में समन्वय, निर्णय प्रक्रिया में समावेशिता और तकनीक और प्रशिक्षण की भूमिका पर गहन चर्चा की जाएगी। भारत, जो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, इस मंच पर अपने अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेगा। यह आयोजन भारत की वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है की भावना को भी मूर्त रूप देता है। सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अवर महासचिव श्री जीन पियरे लाकुआ प्रमुख रूप से उनका संबोधन होगा। मुख्य सत्रों में सेनाध्यक्ष और प्रतिनिधि अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही साथ एक रक्षा प्रदर्शनी, द्विपक्षीय वार्ताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वास्तव में ये कॉन्क्लेव भारत की उस बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका का प्रतीक है जो वैश्विक शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव 2025 का आज नई दिल्ली में शुभ आरंभ हुआ। इनॉग्रेल सेशन ने अगले 3 दिनों के डिलिब्रेशंस के लिए माहौल सेट कर दी, जहां फोकस होगा यूएन पीस कीपिंग के भविष्य पर।
32 देशों के सीनियर मिलिट्री लीडर्स, जिसमें 15 चीफ और 17 वाइस चीफ, इस हाई लेवल कंक्लेव में भाग ले रहे हैं। इनॉग्रेशन सेशन में कलेक्टिव कमिटमेंट, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी पर जोर दिया गया ताकि पीस कीपिंग ऑपरेशंस और मजबूत बन सके। डिस्कशंस के मेन फोकस रहा कोऑपरेशन को और बढ़ावा देना, इंटरऑपरेबिलिटी को एनहेंस करना और टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के जरिए नई चैलेंजेस का सामना करना। ये कंक्लेव इंडिया के यूएन पीस कीपिंग में योगदान और वसुदैवा कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली का मूल मंत्र को दर्शाते हैं। जय हिंद। मैं हूं तेजो टलनकर, सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए नई दिल्ली से। तो ये भारत की ताकत है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना है कि 32 देशों के सैन्य प्रमुख और उप प्रमुख अगर भारत में आकर एक समावेशिता दिखाते हैं तो ये भारत के उभरते हुए भारत की बुलंद तस्वीर को ही परिलक्षित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी नई रिपोर्ट में गाजा को धरती पर सबसे बड़ा मानवीय मलबा क्षेत्र बताया है। यूएनडीपी, WHO और UNRWA की अक्टूबर 2025 की समेकित रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 2 वर्षों में इजराइल ने गाजा पर करीब 2 लाख टन विस्फोटक बरसाए। ये 13 परमाणु बमों के संयुक्त असर के बराबर है। इस विस्फोटक ने गाजा को सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि बारूद में झुलसे मानव त्रास के प्रतीक के रूप में बदल दिया है। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि 1.52 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 43,000 से ज्यादा लोग अब भी मलबे में दबे हैं या फिर लापता हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें 60% महिलाएं और बच्चे हैं। मृतकों में 423 स्वास्थ्यकर्मी, 179 पत्रकार, 247 संयुक्त राष्ट्र राहत कर्मी शामिल हैं, जो अपना कर्तव्य निभाते हुए हमलों का शिकार हुए। इन आंकड़ों को संयुक्त राष्ट्र ने 21वीं सदी की सबसे बड़ी मानवीय हानि बताया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिकंस्ट्रक्शन इंडेक्स ऑफ गाजा रिपोर्ट के अनुसार 1,05,800 से ज्यादा इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हर 10 में से 8 इमारतें खंडहर बन गई हैं। 95% बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हैं, जिसमें गाजा अब मानव निवास के लिए अयोग्य क्षेत्र बन चुका है। करीब 90% आबादी के घर या तो ढह चुके हैं या रहने लायक नहीं बचे हैं। सड़कें, अस्पताल, स्कूल और मस्जिदें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। यूएनडीपी और विश्व बैंक के साझा सर्वेक्षण के अनुसार गाजा में अब 6 करोड़ टन से अधिक मलबा फैला हुआ है, जो सीरिया के अलेप्पो युद्ध में हुए कुल विनाश से 3 गुना ज्यादा है। यूएनडीपी ने इंजीनियरिंग विभाग ने आकलन किया है कि इस मलबे को हटाने में ही 12 से 15 साल लग सकते हैं। इसके लिए अनुमानित लागत $24 अरब यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो फिलिस्तीन की वार्षिक जीडीपी से 4 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा संसाधनों, सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए पुनर्निर्माण फिलहाल संभव नहीं है। गाजा में तबाही के बीच हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू हुआ है। युद्ध विराम के तहत हमास ने इजराइल के 20 बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले किया, जिसके बाद इजराइल में जश्न का माहौल देखा गया। लेकिन ये शांति केवल शुरुआत है। इजराइल अब भी वेस्ट बैंक में नई कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमास ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो वो दोबारा संघर्ष शुरू करेगा। हमास ने दावा किया है कि उसने 1900 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा किया है। इस सौदे को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों समाज में विभाजित राय है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जब तक दोनों पक्ष स्थायी समाधान और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण पर सहमत नहीं होते, तब तक गाजा में वास्तविक शांति संभव नहीं। यूएन महासचिव ने कहा कि गाजा अब भूगोल नहीं बल्कि मानवता के टूटे वायदों का आईना है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वो तत्काल पुनर्निर्माण सहायता दे और इजराइल को नागरिक क्षेत्रों में बमबारी रोकने के लिए बाध्य करे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर मौजूदा हालात ऐसे ही बने रहे तो गाजा को पुनः बसने योग्य बनाने में 1 पीढ़ी का समय लग सकता है। गाजा फिलहाल सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं बल्कि दुनिया के लिए चेतावनी है कि राजनीतिक जिद और सैन्य प्रतिशोध का परिणाम कितना भयावह हो सकता है।
इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालिया खूनी संघर्ष ने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। तालिबान ने इस जंग को अफगानों की जीत बताते हुए खुद को विजेता घोषित किया, जबकि पाकिस्तान इसे आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई बता रहा है। डूरंड रेखा पर हुए इस झड़प ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच रिश्तों को एक बार फिर से तल्ख कर दिया है। 11-12 अक्टूबर 2025 की रात अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर भीषण गोलीबारी और विस्फोटों की आवाजें गूंजी। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जबकि तालिबान सरकार ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया। इसके बाद अफगान तालिबान बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियों पर हमला किया। इस भीषण मुठभेड़ में दोनों ओर से दर्जनों सैनिकों की मौत हुई। पाकिस्तान ने कहा कि उसके 23 सैनिक शहीद हुए, जबकि 200 तालिबानी मारे गए। वहीं तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है और कई चौकियों पर कब्जा किया है। इस खूनी टकराव के बाद अफगानिस्तान के कई शहरों काबुल, खोस्त, नंगरहार, पंक्तिया और पंजशीर में तालिबान समर्थकों ने जश्न मनाया। सड़कों पर लोग अफगानिस्तान की बहादुरी के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों से जब्त किए गए हथियार दिखाते हुए भी नजर आए हैं। अफगान डिफेंस के हैंडल्स ने लिखा कि डूरंड रेखा पर पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की जीत का जश्न मनाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। कई अफगान नागरिकों ने खुलकर पाकिस्तान पर हमला बोला। नंगरहार निवासी मोहम्मद नादिर का कहना है कि हमारी सीमाएं कई देशों से लगती हैं, पर सिर्फ पाकिस्तान की समस्याओं का कारण है। तो दुनिया के देश भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान ही समस्याओं का कारण है और समस्याएं जब गहरी हो जाए तो समाधान भी निकालना जरूरी हो जाता है। आकलन जरूरी है। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।